पूनम यादव, गोलू, नाजिया खातून, अभिषेक कुमार, आरती। या बहुत तेज नाम हो गए हैं बच्चा लोगों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। जय भारत माता की जय। आइए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है ए बी सी डी ई एफ एक समचतुर्भुज है। मैं सवाल फिगर कर देता हूं जल्दी से। ए बी सी डी ई एफ एक समचतुर्भुज है, तो ए डी बी का मान कितना होगा? ए डी बी का मान बताइए। ए डी बी का मान बताना मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? हमसे भैया जी सवाल में पूछ रहे हैं कि ये वाला कोण कितना होगा। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, ये मैंने आपसे पूछा। इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाई है। मैं आपको समझाना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर इस रेगुलर हेक्सागन में हम डायगोनल को मिलाते हैं तो आप ये बात समझे होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही होती है। अगर विकर्णों को मिलाते हैं तो ये सारी समबाहु त्रिभुजें बन रही होती है। आपने कहा जी ठीक है, हम समझते हैं कि सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ से इसको भी मिलाऊंगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही फॉर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक चीज़ है। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों पूरा 60 डिग्री का होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं यहाँ एक लाइन ऐसे खींच लूँ तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कोण कितना है? आप कहेंगे साहब ये कोण तो 120 डिग्री होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी समझेंगे कि ये दोनों साइडें बराबर है, हेक्सागन की सारी साइडें बराबर होती है, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ ट्रायंगल भी इक्वल होगा, मतलब एंगल इक्वल होगा। ये तीसरी साइड है, अब ये साइड और ये साइड बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ एंगल इक्वल होगा 120। तो ये 60 60 का आधा करेंगे तो ये कोण बनेगा 30 डिग्री। ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री। किसी भाई ने कोई दिक्कत है, कोई लोड है? नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली बात पे, अब मेरे प्यारे बच्चों अगली कहानी को समझिए। ये 120 है, ये 30 है, ये 30 आ गया। ये पूरा कोण कितना था साहब? 60। 60 में ये 30 है तो ये वाला कोण कितना बचा? 30 डिग्री। और अगर ध्यान देंगे तो आपसे यही तो पूछा हुआ था इस सवाल में, यही तो पूछा हुआ है। तो ये पूरा 60 था, ये 30 रहेगा, तो ये वाला कोण भी कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। तो ये वाला कोण बाबू 30 डिग्री बनेगा, ये वाला कोण 30 डिग्री बनेगा। अब मैं इससे रिलेटेड और छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा लेता हूं ताकि आपको डाउट क्रिएट ना हो। देखिए बीई की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आप जानते हैं ये सेंटर होता है, ये सेंटर होता है, और अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस बनती है सर्कम। ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ऐसे ये भी ए होगी, तो ये आ जाती है 2a। अब आइए नेक्स्ट पे। ये मैं बता चुका हूं कि अगर आपको एबीसी का एरिया निकालना हो, इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ए बी सी का एरिया, तो आपको ये पता है कि सर ये लेंथ, अगर मैंने समझाया था कि भाई ये हम इस पे डालेंगे 90 बनेगा, ये 60 डिग्री आएगा, और 60 डिग्री रेशियो बनाता है क्या? सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 1, और ये √3 है, ये भी √3 होगी, तो ये पूरी साइड आएगी 2 √3। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पूछना हो आपसे, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पूछना हो मेरे प्यारे बच्चों, और ये लेंथ होगी 2, ये लेंथ होगी 2, तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पूछना हो तो मैं क्या करूंगा? ये ले लूंगा बेस, और ये ले लूंगा मेरे प्यारे बच्चों मैं हाइट। माफ करिए, और मैं एरिया कैलकुलेट कर दूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये 2 है तो ये 1 होगी। तो ध्यान ये रखना कि अगर किसी रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है, अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है, तो ये माफ करिए, तो ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों √3 है, और ये यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ होगी a/2। ठीक है जी, ये लेंथ होगी a/2। तो इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है इस वाली का, तो ये हो गया मेरा बेस, और ये होगी मेरी हाइट, तो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया मेरे प्यारे बच्चों √3 है, और हाइट हो गई a/2। तो एरिया आएगा √3/4a²। आप कहें सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, तो इसका एरिया भी ऐसा क्यों हुआ? उसका भी कहानी समझा रहा हूँ। बेसिकली कहानी क्या होती है कि जब आप इसे 6 बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं, 6 बराबर त्रिभुजों में बांट देते हैं, तो सारी त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है। और जब आप इसको इससे मिलाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो भी ये 4 बराबर हिस्सों में बटेगा, यानी ये एरिया 1, तो ये एरिया 1, ये एरिया 1, ये एरिया 1। तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना था? 2। अगर ध्यान से देखोगे इसका 2 था, तो इसका भी 2 ही निकल के आया फिर, क्योंकि 1 था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये डायगोनल खींच ले रहे हैं, इस तरह से खींच दे रहे हैं, तो ये बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल। ठीक है, ये बन जाती है रेक्टेंगल, और ये इस तरीके से कई सारी इक्वल ट्रायंगल बनाता है, जितना एरिया इसका उतना इसका, जितना इसका उतना इसका, जितना उसका जितना उसका, ऐसे इक्वल एरिया बना देता है। अब आते हैं आगे, करिए। आइए बाबू, कह रहा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो भैया माफ करिए, रेगुलर हेक्सागन का एरिया होगा √3/3/2a²। ए की वैल्यू 14, स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14। तो मेरे बच्चे 7 21, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और 1 29, 294 √3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा एरिया है। सवाल में कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है भैया। ठीक है जी, नाम है ए सी डी ई एफ। कहता है इसकी साइड की लेंथ है 36, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने। क्या होगा? एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना। अगर मेरे प्यारे बच्चों साइड की लेंथ 36 है, ये साइड की लेंथ 36 है,
और ए बी सी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ये बात तो जानते हैं ये वाला कोण 120 डिग्री है। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक तरीका आप ये भी समझिएगा कि साइन फार्मूले से ट्रायंगल के एरिया निकालने का तरीका बताया था हाफ इंटू अगल बगल की साइड इंटू साइन थीटा। हाफ इंटू अगल बगल की साइड है इंटू साइन थीटा, साइन 120। अब मेरे बच्चे 2 से काटा 18 आया, तो ये आया 18 गुना 36 गुना साइन 120। साइन 120 को सोल्व करोगे तो आएगा √3/2। 2 से काटोगे 9 आएगा, 9 6 54, 9 3 27 और 5 32। तो 324 √3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 324 √3 मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर है। सवाल में कह रहा भाई द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए हेक्सागन इज दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ रुपीज दिस। कह रहा है कि भाई एक षटभुज है और उसका एरिया दे रखा है। तो षटभुज की एरिया का फार्मूला क्या रहता है साहब, 3√3/2 A²। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 1944 √3। √3 से √3 गया, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 8 24, 2 8 16, 2 चौक 12 और 1 13, 2 6 12। देखो तो 2 8 16, 2 चौक, अरे यार क्या करवा रहे तुमसे, 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 6 12 और 1 नहीं 12 ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 1296। अब हमें कह रहा है कि भाई अगर हमें इससे फेंसिंग लगानी है तो लागत क्या आएगी। तो मेरे बच्चे फेंसिंग जो लगनी है वो उसके बाहर लगनी पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर होगा 6 से। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन ए चाहिए। अगर ए चाहिए तो यहाँ तो ए स्क्वायर आ गया, तो फिर तो भैया इसको ब्रेक करो 648 को। यहाँ 2 भी है तो 2 तो अलग लिखो। 648 को 4 से भाग दें तो 4 आया भैया, फिर बचा कितना, 4 एकम 4, 4 भी क्यों 8 से भाग जा रहा है तो 8 8 64, 8 एकम 8, हाँ खत्म हो गया, 81 आया, बस खत्म कहानी। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू है 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9, 9 चौक 36। तो भुजा की लंबाई आ गई मेरे प्यारे बच्चों 36। अगर भुजा की लंबाई 36 है तो परिमाप आ गया 6 गुना 36। और सवाल में कह रहा है क्या, कहता जो उस पर फेंसिंग करनी है उसकी कॉस्ट आ रही 11.5 रुपये। तो टोटल कॉस्ट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चे ने मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारा आंसर। अब हमें ये देखना है कि हमारा आंसर आएगा क्या, हमारा आंसर आएगा क्या। तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट देख रहे हो सब में अलग अलग दे रखे, तो यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे, बटे 100 आया। 0 कटा 5 से काटोगे मेरे बच्चे आएगा 2 और 5 से काटेंगे 23, 2 से काटेंगे 3। अब यूनिट डिजिट करते हैं, 3 6 18, 8 8 या 24, 4 आना चाहिए और 4 केवल ऑप्शन बी में ही है लास्ट डिजिट। तो इस तरह से सोल्व करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन उस साइड इज 12 सेंटीमीटर। कहते हैं इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द शेडेड एरिया। तो कहता है शेडेड एरिया का मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है आपको, क्या हो करते हैं जी। आइए मुझे आप बस ये बताइए कि इसकी साइड की लेंथ कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों सारी कैलकुलेशन बहुत आसानी से करेंगे, आइए जल्दी से आइए बाबू। अगर साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो तय है कि सेंटर होगा हेक्सागन का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ये शेप थोड़ी मतलब भैड़ी बना दी इन्होंने, वरना इसको ठीक भी करें तो हो सकती है, शेप ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम देके चलना मुझे। देखिए फिगर अगर ठीक बन जाए तो चीज़ें समझाने में आसान होगा, समझने में आसान होगा। अब शायद लगता है मुझे फिगर ठीक बन गई। अब आ जाइए, अब शायद फिगर ठीक है। तो मेरे बाबू एक बात को समझना, कुछ चीज़ें मैं सीधी सीधी जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना, धीरे धीरे फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दूंगा। इस सैडेड पोर्शन के थोड़ी देर के लिए मार दो गोली। आपने कहा जी मार दी गोली, आपने कह दिया हमने मार दी गोली। बस आप ये देखिए कि सेंटर होगा तो सेंटर से ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनती है। आपने कहा सर ठीक है हम इस बात को समझते हैं, सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनती है। आइए आगे, अब आते हैं जी आगे। अब मेरे बाबू मुझे ये बताना कि इसकी साइड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। आपने कहा जी बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाली ये भी लेंथ 12 है, तो क्या इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे सर, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया होता है √3/4 √3/4 तो 12 गुना 12, बिल्कुल ठीक है। ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो, मान ली बात। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये भी बताया कि यहां से जब आप एल्टीट्यूड डालोगे इस पे, ये वाला एल्टीट्यूड जब आप इस पे डालोगे, ये एल्टीट्यूड डालोगे इक्विलेटरल में, तो ये 2 इक्वल एरिया में ट्रायंगल को बांट लेगा। थोड़ी देर पहले आपको ये कहानी समझाई थी कि अगर आप इस तरह से करते हैं और इसको मिलाएंगे तो 4 इक्वल एरिया में बांट देगा इसको। एक 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 बताया ना आपको कि भाई 4 इक्वल एरिया में ट्रायंगल को बांट लेगा। आपने कहा ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ मुझे आधे हिस्से का एरिया बताओ, तो आप कहेंगे इसका आधा कर देता है। तो ये एरिया आ गया। तो 2 से काटा 6 आया, 4 से काटा 3 आया, तो ये आया 6 18√3। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये वाला एरिया आ गया, 18√3 आ गया। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 18√3 ये मेरे पास एरिया आ गया। पहले इतनी बात समझे। अब जरा ध्यान देना, आपने कहा जी ये बात हम समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात समझ गए, इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि और अच्छे से डिफाइन हो पाए चीजें। देखिए, मेरा उद्देश्य एक ही है कि चीजें समझने में टाइम लगे, लेकिन करने में फिर सेकंड भर का भी टाइम ना लगे। मैंने आपको अल्टीमेटली ये सिखाया कि भाई ये सेंटर है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाली है सर, हाँ जी, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाली। आपने कहा सर ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया 2 यूनिट है, इसका एरिया 2 यूनिट है, तो इसका एरिया 2 है, तो इस पूरी का भी एरिया 2 होगा, तो ये एरिया 1 आएगा। आपने कहा जी ठीक है। इस पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया भी 2 है, तो ये एरिया 1 आएगा। आपने कहा ठीक है, और ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, इधर भी जोड़ो तोड़ोगे आप तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, मतलब ये 2 होगा, माफ करिए, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। बस इसको बांटना सिखाना और कुछ नहीं करना। आप कहोगे कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो सैडेड पोर्शन का एरिया है ना, ये कुछ भी नहीं है। या अगर थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके दौड़ाओगे तो ये बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1.5 गुना एरिया है। मतलब ये इक्विलेटरल हुआ और इक्विलेटरल का आधा, ये एरिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होना है भाई √3/4 यानी 12 का वर्ग। और मुझे इस एरिया का क्या करना है? 1.5 गुना करना है, 3/2 गुना करना है। क्यों? क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 2 है, तो इस सैडेड पोर्शन का एरिया कितना है इस वाले का? 2 और 1 3। तो मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का 3/2 गुना कर देना, यही मेरा डायरेक्ट आंसर है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप ये बात समझते हैं तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। तो देखिए √3/4, 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 गुना में 3/2। यार मैं भी हिचक रहा हूँ उस चीज को वहां तक ले जाने में, कैसे जल्दी से समझ पाए। अब देखिए 3 3 9 9 6 54, तो आंसर आ जाएगा 54√3। ये एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 54√3, जो डायरेक्ट आप निकाल देंगे 54√3। बस मुझे वहां तक पहुंचाना था कि यार आप करना कुछ नहीं है, फिगर को एनालिसिस करो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, तो इसका एरिया अगर 2 है इस वाली का, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, लेकिन ये बीचों बीच खींच रहे हैं, तो ये एक एरिया हो जाएगा बस। तो यानी एक तो इक्विलेटरल लेनी और आधी इक्विलेटरल का एरिया लेना, तो आपका वो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। आइए बाबू इस सवाल में, देखिए सवाल में कह रहा था एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कहता है इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा अगर इनके क्षेत्रफल जो है वो आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं वर्ग की जो भुजा है वो ऐसे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ एस स्क्वायर, और जो रेगुलर हेक्सागन उसकी साइड है ए, तो उसका एरिया हुआ 3√3/2 ए स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है। अब कहता है कि षटभुज की परिधि, तो भैया षटभुज की परिमाप क्या होता है 6 है, क्योंकि साइड ए, और वर्ग का परिमाप वो हुआ 4 है। कहता है जी इसका रेशियो निकाल के बताइए। तो वर्ग की भुजा हमने ऐसे ली हुई है, तो ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों हमें कुल मिला के निकाल के बता रहा है। अब यहां से हमें ए और एस में रिलेशन सेट करना पड़ेगा। अब मेरे बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं ए स्क्वायर यहीं रखता हूं, एस स्क्वायर बटे ले लेता हूं, ये चीज पलट के लिख देता हूं, 2/3√3 है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे दोनों साइड उठा के स्क्वायर रूट कर दो, तो ए बाई एस का जो रेशियो आया वो √2/3√3 है। आपने कहा जी ठीक है। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए इसका रेशियो, काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी मुझे 3a चाहिए और 2s चाहिए। तो 3a चाहिए तो मैं इधर 3 से गुना करूंगा, इधर भी 3 से, और मेरे बच्चे 2s चाहिए तो 2 से यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना। अब ये मेरा आंसर होगा। तो मेरा ये 3√2 होगा, देखता हूँ 3√2 में कहीं है, तो 3√2 में कहीं, या 2√3 रखा है, 3√3 था ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर है, लेकिन ध्यान से देखिए तो कोई सा भी आंसर इस तरीके का नहीं दे रखा है। अगर इस तरीके का आंसर नहीं दे रखा है तो क्या करें भैया, इसको सेट करते हैं, इसका हर का प्रीमेकरण कर देते हैं। हर का प्रीमेकरण करेंगे मेरे बच्चे, तो 3√3 से ऊपर गुना और 3√3 से ही नीचे गुना। आप कह रहे हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारी जगह पे 6 वाली वैल्यू दे रखी जो यहाँ बन नहीं रही। अब बन जाएगी हमसे, देखिए कैसे। जब 3√2 को इससे गुना करेंगे ना मेरे बच्चे, तो ये आएगा 2 गुना 3√3, और नीचे वाले को गुना करेंगे तो 2, ये रूट से रूट हट जाएगा, सीधा आ जाएगा 3√3। आपने कहा जी ठीक है। 3 से मेरे प्यारे बच्चों 3 गया। अब ऊपर देखोगे तो ये आया √6 और नीचे आ रहा है मेरे बच्चे 2√3। सॉरी सॉरी, 2 × 6 √3 है, माफ करना। देखिए करा क्या हमने, 2 × 6, ये √6 और √3,
और यहाँ बच रहा है 2√3। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस शेप में उसने ऑप्शन सी का आंसर दिया हुआ है। इस शेप में मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी का आपका आंसर दिया हुआ है। कह रहा है ABCDEF इज ए रेगुलर पॉलीगन। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई रेगुलर पॉलीगन है? ये कोई रेगुलर पॉलीगन है? टू पोल्स एट सी एंड डी आर स्टैंडिंग। कहता है सी और डी पर दो पोल खड़े हुए हैं। एक सी पे खड़ा हुआ है मेरे बच्चे इस तरीके से, और एक ये डी पे खड़ा हुआ है इस तरीके से। कह रहा जी दो पोल खड़े हुए हैं, इस पे खड़े लंबवत खड़े हैं, ए पर क्रम से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। कहानी ये है बाबू कि ये वाली बेस दे रखा है, ये वाला बेस भी है वैल्यू। अब समझ में आएगा। कहता है कि ये वाला जो एंगल है, ये लंबवत खड़े हुए, ये 30 डिग्री और मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री और 60 डिग्री पर खड़े हुए। यानी मेरे प्यारे बच्चों सी पे पहले लिखा था तो सी पे 30 डिग्री है ये वाला कोण, और ये 60 डिग्री। ऐसा सवाल कहने लगा। तो सी पर खंबे की ऊंचाई और डी पर खंबे की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया जी, सिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं। एक त्रिभुज ये वाली ले रहा हूं, ये 30 डिग्री है। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है सी, और इसके ऊपर ये कोई खंबा खड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये वाला कोण है 30 डिग्री। एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों मैं ले रहा हूं, ये वाली, ये 60 डिग्री, ये ए है, ये कोई पॉइंट डी है, ये मैं डी डैश ले रहा हूं, ये मेरे प्यारे बच्चों में सी डैश ले रहा हूं। अब बात को समझिए। क्या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बात कुल मिला के कहने की ये है कि 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? सामने वाली साइड 1 तो ये वाली साइड √3। बिल्कुल ठीक। 60 डिग्री क्या बनाता है? सामने वाली साइड √3 तो ये वाली साइड 1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर हेक्सागन की साइड ए है तो ये वाला डायगोनल इसकी लेंथ क्या होगी? 2a, और ये वाला भी डायगोनल इसकी लेंथ ना, ये छोटा डायगोनल इसकी लेंथ क्या होगी? √3 है। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे AC की लेंथ होगी √3 है, और AD की जो लेंथ होगी वो होगी 2a। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे बच्चे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे यहां से तो आप कार्रवाई कर जाओगे कि भाई √3 यूनिट √3 है तो 1 यूनिट a, तो ये हाइट आई a। यहाँ 1 यूनिट 2a है तो √3 यूनिट क्या होगा? 2a √3, तो ये वाली हाइट आएगी 2a √3। तो कहते हैं इनकी हाइट का रेशियो होता हो, तो एक की हाइट है मेरे बच्चे a, तो दूसरे की हाइट है 2a √3। ए से बाबू ए गया तो आंसर आया 1:2√3, 1:2√3, 1:2√3 मेरे बच्चे। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी मेरे बाबू मेरा करेक्ट आंसर है। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये एक पॉलीगन है, ABCDEF एक नियमित षटभुज है, ABCDEF एक षटभुज है और 6 भुजाएं हैं, और कह रहा है जी ये सारी की सारी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, हर भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये सारी साइडें 6-6 सेंटीमीटर लंबी। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये रेगुलर हेक्सागन है, पेपर में मतलब सवाल में दे रखी है। आपने कहा सर हम इस बात को समझते हैं कि ये रेगुलर हेक्सागन है, हमें इस बात को समझने में कोई आपत्ति नहीं। अब सर बड़ी बात ये है जो आपको सुननी समझनी चाहिए, वो ये कि सर जो रेगुलर हेक्सागन होती है उसमें उसके सेंटर से हर एक वर्टेक्स को मिलाएंगे तो बहुत सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, बहुत सारी समबाहु त्रिभुजें बनेंगी। अगर 6 साइडें हैं क्योंकि हेक्सागन है तो 60-60 की वजह से समबाहु त्रिभुज बनेंगी, और कितनी समबाहु त्रिभुज बनेंगी? 6 समबाहु त्रिभुज। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन सारी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइडेड पोर्शन चाहिए। अब मजे की बात आगे ये है मेरे भाई, अगर मजे की और आगे बात करें कि भैया ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हर एक त्रिभुज की भुजा वही 6 सेंटीमीटर है, हर एक त्रिभुज की भुजा वही 6 सेंटीमीटर है। आपने कहा ठीक है, अगर हर एक त्रिभुज की भुजा 6-6 सेंटीमीटर है तो मेरे बच्चे थोड़ा सा दिमाग अगर आप दौड़ाओगे तो बात बन जाएगी कि कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। एक, पेन नहीं चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे प्यारे बच्चों 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 a स्क्वायर। एक इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। ए का मतलब साइड 6 तो 6 का वर्ग 6 गुना 6, और भाई कुल मिला के भुजाएं कितनी? 8 ना, मतलब कितनी त्रिभुजें बनी? 8। 4 दूनी 12, 6 चिंग 36, 36 दूनी 72। तो सारे साइडेड पोर्शन का जो एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 72√3 आया।
सारे साइडेड पोर्शन का जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 72√3 है। पेपर का क्वेश्चन है, बस आपको इतना आइडिया कनेक्ट कराना था कि भाई कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो फिर सवाल मजेदार है। सॉरी, माफ करिएगा। आइए इस पे। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे भाई, मैं यहाँ से एक नई चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ और उसको सीखने की कोशिश करना। अगर ठीक ठाक बनी हो तो पिछले पेज पे ही बनाता हूँ। आइए मेरे बच्चे, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यार ये है मेरे प्यारे बच्चों कोई रेगुलर हेक्सागन, ठीक है जी। ये कोई रेगुलर हेक्सागन है मेरे बच्चे, और इस रेगुलर हेक्सागन को, अब कहानी को आगे समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलर हेक्सागन वो होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। आदर्श शर्मा जी, अब क्या क्या कहानी में समझाना चाहूँ मेरे बच्चे, अगर मैं सारे शॉर्टेस्ट डायगोनल आपस में इनके मिला दूँ, सारे शॉर्टेस्ट डायगोनल मिला दूँ, ये डायगोनल मिला दिया, ठीक है जी, ये वाला डायगोनल मिला दिया, ठीक है जी, ये वाला मिला दिया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखें तो ये डायगोनल मिला दिया, ये डायगोनल मिला दिया, और ये वाला डायगोनल मिला दिया। मैंने सारे शॉर्टेस्ट डायगोनल आपस में मिला दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप शॉर्टेस्ट डायगोनल मिलाएंगे ना, जो शॉर्टेस्ट डायगोनल मिलाएंगे, तो ये वाली भी जो फिगर बनेगी ना इसमें, ये रेगुलर हेक्सागन ही बनेगी। ये मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर हेक्सागन ही बनेगी। इस फिगर का ध्यान रखना। आप कहें कैसे बनी, तो इसका कारण भी समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस हेक्सागन की साइड ए है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी आती है, तो आप कहेंगे √3 है। और अगर ये √3 है तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, तो ये वाली लेंथ निकल के आएगी a/√3। ऐसे ही कैलकुलेट जब इस वाले को करोगे और सोल्व करोगे तो फिर a/√3, तो सारी साइड इसकी बराबर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। दूसरी बात है, यहां से बड़ी ध्यान से सावधानी से मेरी बात सुनिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस मिड पॉइंट से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊं, यानी मैंने दोनों मिड पॉइंट लिए, ये वाला भी और ये वाला भी, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से मिड पॉइंट ले लूं, ये वाला मिड पॉइंट भी ले लिया, ठीक है साहब। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने दोनों साइडों के मिड पॉइंट ले दिए, ऐसे ही मेरे भाई मैंने यहां का भी मिड पॉइंट ले दिया। मिड पॉइंट का मतलब है कि मैंने इन साइडों के मिड पॉइंट लिए, 1 2 3 4 5 6, छह साइड के मिड पॉइंट लिए और मिला दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जितनी त्रिभुजें बनेंगी ना, ये सारी की सारी इक्वल ट्रायंगलें बनेंगी। नाम लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। पहले इतनी बात को समझो। अब मेरे बच्चे, इसमें मैं आपको मिला रहा हूँ लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये वाला। एक मिनट, अभी, अरे कहाँ परेशान हो रहा है। अभी इतनी बात समझिए, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहा मैंने? मैंने आपको इस सिस्टम से सिखाया कि भाई मैंने सबसे पहले शॉर्टेस्ट डायगोनल मिला दिए जी सारे। फिर मैंने सारी साइडों के मिड पॉइंट लिए, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट खींचा, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट खींचा, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट खींचा। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी साइडों के, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं लॉन्गेस्ट डायगोनल भी खींचूं, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल इसका इससे मिलान होगा, इसका इससे मिलान होगा जी, और इसका इससे मिलान होगा। आपने कहा जी हाँ। तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल मेरे प्यारे बच्चों हमने मिला दिए। क्या किया हमने? पहले हेक्सागन में शॉर्टेस्ट डायगोनल मिला दिए, फिर हमने लॉन्गेस्ट डायगोनल मिला दिए, और फिर मेरे बच्चे मैंने हर एक साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया। इस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए समझा रहा हूं। तो अब जो ये त्रिभुजें बनी ना इसके अंदर सारी, ये कुल मिला के 36 त्रिभुजें बनेंगी। 1 2 3 4 5 6, और कितनी त्रिभुजें बन गई इसके अंदर? 6। 6 ही इसके अंदर बनेगी, 6 इसके अंदर, 6 इसके अंदर, 6 इसके अंदर, 6 इसके अंदर। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 36 त्रिभुजें बनी, और सारी की सारी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। यानी ऐसे यहाँ 7 8 9 10 11 12, ऐसे यहाँ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऐसे कुल मिला के 36 त्रिभुजें बनी,
और मजे की बात बस ये है कि 36 की 36 ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो आपस में बराबर होगा। 36 की 36 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपस में बराबर होगा, ध्यान ये रखना। इन 36 की 36 त्रिभुजों का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों क्या होना है, बराबर होना है। ये मैं अल्टीमेटली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा इस सवाल पर वापसी लौटते हैं। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई पूरी रेगुलर हेक्सागन का साइडेड पोर्शन से एरिया बताना, मतलब साइडेड में कितनी मतलब एरिया आएगा और पूरी में कितना आएगा। तो आपको ये देखना है कि साइडेड है कहां का। तो मैं रफली मोटा मोटा आपको गिना रहा हूं साइडेड कहां कहां है। तो आप ध्यान देंगे तो साइडेड ये वाला है, ये है साइडेड मेरे प्यारे बच्चों। तो सवाल में ये पूछा कि साइडेड का पूरी बड़ी के साथ क्या रेशियो बन रहा है, ये उसका सवाल है। तो हमें और आपको कुल मिला के बस इतना ही देखना चाहिए कि इसके अंदर कितनी त्रिभुजें बन रही हैं। तो आप कहेंगे देखिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 त्रिभुजें बन रही हैं। और अगर मेरे भाई इसके अंदर 12 त्रिभुजें बन रही हैं तो पूरी हेक्सागन में कितनी त्रिभुजें बन रही थी, 36। तो इसके अंदर कितनी बनी, 12। तो इनके एरिया का रेशियो क्या है, 1/3। तो इसका मतलब इनका जो एरिया होगा वो 1/3 होगा। साइडेड का पूरी हेक्सागन के साथ एरिया का रेशियो 1/3 होगा। मैं जानता हूं कि आपको बड़ी दिक्कत हो रही होगी इसे समझने में, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है उसे देख के आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि ऐसा समझना भी आपके लिए जरूरी क्यों था। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल पर। इस वाले सवाल में ये ट्रायंगल दे दी। अब कहता है जी इसका एरिया निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या होगा। अब देखिए जो हमने पढ़ा उसको समझने की कोशिश करिए। तो अब आप ध्यान देंगे तो आपको पल्ले पड़ेगा बाबू, कछु नहीं करना है आपको, एक ही काम करना है और वो काम ये है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल खींचना है। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट डायगोनल आपने खींचना है और मिड वाली लाइनें खींचनी। एक लॉन्गेस्ट डायगोनल मिसिंग था, बाकी यहां से ये खींचा हुआ है, यहां से खींचा हुआ है। और भैया फिर ऐसे। अब बहुत ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि सर आपने ये बात बताई थी कि इस तरीके से कुल मिला के 36 त्रिभुजें बनेंगी। तो ये त्रिभुज 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। हाँ जी, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसका मिड पॉइंट उठाया, ऐसे ही सारियों का जब मिड पॉइंट उठाओगे तो यही सेम कहानियां उसमें चलनी है। इन दोनों भुजाओं का मिड पॉइंट लेके चलना आपने, ठीक है जी, इन दोनों भुजाओं का मिड पॉइंट लेके चलना। तो इस तरीके से मेरे बच्चे मैंने समझाया कि कुल मिला के 36 त्रिभुजें यहाँ बनती हैं। ठीक है जी, तो आपको तो केवल ये काउंट करना था 1 2 3 4, तो कितनी त्रिभुजें बन रही मेरे प्यारे बच्चों, 4 त्रिभुज। तो अब हमसे सवाल में ये पूछा है कि भाई साइडेड का पूरे के साथ क्या रेशियो, तो पूरे में कुल मिला के 36 त्रिभुजें बन रही हैं। तो साइडेड में त्रिभुजें बन रही 4, तो 4 9 36, आंसर आएगा 1/9। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। और इसने पूछा था कि भाई साइडेड एरिया टू अनसाइडेड एरिया। तो देखिए इसका मतलब ये था कि भाई पूरा टोटल अगर 9 भाग है, टोटल 9 त्रिभुजें हैं तो उसमें से एक साइडेड है, यानी अगर पूरी कुल मिला के इसके अंदर 36 त्रिभुजें हैं तो उसमें साइडेड कितनी, 4। तो 36 में अगर साइडेड 4 है मेरे प्यारे बच्चों तो अनसाइडेड कितनी बनी, तो 36 में से 4 घटाएंगे तो बाकी 32 अनसाइडेड बनी। कह रहा जी रेशियो बताओ, तो 4 एकम 4 4 8 32, तो 1:8 साइडेड टू अनसाइडेड, दैट इज इन ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए में होगा क्योंकि साइडेड टू अनसाइडेड पूछा था। करिए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस फिगर को बड़ा किया, समझाने की कोशिश की। मेरा पहला काम वही है कि यार मैं यहां से लाइनें खींच लूं ऐसे। जब मैं लाइनें खींच रहा हूं ऐसे तो मुझे समझ में आया कि यार एक ट्रायंगल ये होगी, एक ट्रायंगल ये होगी, तो कुल मिला के कितनी त्रिभुजें बन गई, 2 त्रिभुजें बन गई। तो पूरी बड़ी इसमें हेक्सागन में कितनी त्रिभुजें बन जाती हैं, ऐसे 36 त्रिभुजें बन जाती हैं। हमें कितनी की चाहिए, 2 का एरिया चाहिए, तो काटेंगे तो आएगा 1/18 का। यानी पूरी हेक्सागन में अगर 36 ट्रायंगल बनती हैं, अगर पूरी सम इसमें सम षष्ठभुज में अगर 36 त्रिभुजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जिस साइडेड पोर्शन का एरिया हमसे पूछा गया उसके अंदर कितनी त्रिभुजें बननी है, तो 2 ही त्रिभुजें बननी है। भाई आप डायगोनल लॉन्गेस्ट डायगोनल मिला लेंगे तो इससे कटनी नहीं है फिगर, है ना, ये हमने बनाई दिया इसमें। तो कुल मिला के 2 त्रिभुजें यहाँ पे मोटी मोटी बनी। तो टोटल एरिया का 1/18 पार्ट हो जाएगा साइडेड का एरिया। तो टोटल एरिया था 180, तो 180 का 1/18 भाग काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एरिया आएगा 10। तो साइडेड पोर्शन के एरिया आपका आएगा कितना, 10। ये मेरा करेक्ट आंसर। करिए जी। कह रहा है जी साइडेड पोर्शन कितना है पूरे का। तो देखिए मेरे भाई तरीका एक ही करना है, दूसरा तरीका लगाना ही नहीं। सबसे पहले तो आप क्या करिए, डायगोनल खींचिए। पहले शॉर्टेस्ट डायगोनल खींच दिया, अब ये बड़े वाले डायगोनल खींच दीजिए। देखिए यार यहाँ और तो कोई त्रिभुजें बनेंगी नहीं, इसी तरह से जाएंगे क्योंकि बाकी जो लाइनें जाएंगी वो ऐसे जाएगी। हमें ये देखना है कि साइडेड में कौन कौन सा रहा है। सबसे पहला काम क्या है, सारे शॉर्टेस्ट डायगोनल आपने बना देना, सारे शॉर्टेस्ट डायगोनल आपने मेरे प्यारे बच्चों बना लेना। देखिए फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा बेसिक काम ये होगा कि हम सबसे पहले शॉर्टेस्ट डायगोनल मिलाएं। ए से हमने सी को मिला दिया,
अब ए से हमने ई को मिला दिया, ठीक है जी, शॉर्टेस्ट हो गया। सी को इससे मिला, इधर मिलाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा साइडेड पोर्शन यहाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब सर दूसरा काम हमारा ये होगा कि अब हम लॉन्गेस्ट डायगोनल मिला दें, जो इस ट्रायंगल में आएंगे, बना दिया जी। यहाँ देखिए ये लॉन्गेस्ट डायगोनल आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब क्या होगा भैया, अब सर ये होना है कि यहां से एक लाइन ऐसे जाएगी, यहां से होती है, और तो कोई बाइफर्केशन होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा जी। तो अब हमें देखना है कितनी त्रिभुजें बन रही हैं, तो 1 2 3 4, कितनी त्रिभुजें बनी मेरे प्यारे बच्चों, 4 त्रिभुजें बनी। कितनी त्रिभुजें बनी, 4 त्रिभुजें बनी। अब 4 त्रिभुजें बनी हैं और टोटल ट्रायंगल कितनी बनी है, 36। तो 36 को 4 से भाग दोगे तो 1/9, तो 1/9 कितना परसेंट होता है, तो आंसर होगा 11:1/9%, यानी 11.11% मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आपने ये देखना है कि भाई सबसे पहले शॉर्टेस्ट डायगोनल मिलाने, फिर लॉन्गेस्ट डायगोनल मिलाने, फिर साइडों के मिड वाली लाइनें खींचनी है, उसके बाद देखिए कितनी ट्रायंगलें बन रही हैं, बस बात खत्म। देखिए भैया क्या करें, ध्यान से देखिए, शॉर्टेस्ट डायगोनल पकड़ा दिए, ये बना देना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहां वाले मिलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें इस वर्टेक्स से देखना और इस वर्टेक्स पे कहां कहां बन रहे हैं ये। अब आना मेरे बच्चे, अब यहां से शॉर्टेस्ट डायगोनल आपने ये वाला खींच लिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से खींचेंगे तो शॉर्टेस्ट डायगोनल ये वाला होगा, और एक शॉर्टेस्ट डायगोनल आपका ये वाला ऑलरेडी खींचा हुआ है। बिल्कुल ठीक है भाई, इस वाले वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट डायगोनल एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, यहाँ से एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करें अगर हम, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल एक यहाँ से यहाँ खींचा जाएगा, एक यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ खींचा जाएगा, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों लॉन्गेस्ट डायगोनल, बिल्कुल ठीक है। अब सर लाइनें आनी है जो बिल्कुल मिडो मिड खींची जानी है, ये वाली, इस लाइन को व्हाइट कलर में ले लेते हैं, ऐसे करके जो लाइन आनी है, ऐसे करके जो लाइनें जानी है, जब तक आप अपने हाथ से इस फिगर को बार बार नहीं बनाएंगे तब तक वो पकड़ मजबूत नहीं होगी। अब आपको कहानी समझ में आई होगी कि कितनी ट्रायंगलें बन रही हैं, 1 2 5 6 7 8 9 10, तो कितनी त्रिभुजें बनी मेरे प्यारे बच्चों, 10 त्रिभुजें बनी। वैसे त्रिभुजें कितनी है, 36। तो साइडेड पोर्शन का जो एरिया होगा वो 10/36 होगा पूरी रेगुलर हेक्सागन के एरिया का। हेक्सागन की साइड कितनी देर के हिसाब, 8, तो हेक्सागन के एरिया क्या होता है, 3√3/2 ए स्क्वायर, ये मैंने 8 का वर्ग, 8 × 8। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यार 2 से काटेंगे 5 या 2 से काटेंगे 4 आया, 4 से काटेंगे 9 आया, 3 से काटेंगे 3 आएगा, और √3 से 3 को काटेंगे बटे√3 आएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि बटे में √3 था। अब अगर हम आंसर की तरफ चलें तो 8 को 10 से गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 80, बटे में है √3, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 80/√3। मेरे भैया मेरा सही जो उत्तर होगा वो होगा 80/√3, यही मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है। आपको ये समझना होगा कि बाइफर्केशन होता कैसे है। तो बेसिक नियम ये है कि पहले शॉर्टेस्ट डायगोनल में लाओ, फिर बड़े वाले डायगोनल में लाओ, फिर जो साइडों का परपेंडिकुलर खींचते हैं, यानी बीचों बीच ऐसे खींचा जा रहा है ये, फिर देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं और उसके आधार पर डिसाइड करिए, सॉल्व करिए। देखिए मेरे भाई, स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन आर ड्रॉन सच दैट ऑन द ऑल द वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर एंड द हेक्सागन आर ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक वर्ग है, और जो वर्ग है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों हम लेते हैं वर्ग, ये कोई वर्ग है। अब कहता है इसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई करते हैं, चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और स्क्वायर की साइड को अगर मैं स्क्वायर की साइड तो नहीं दी थी, नहीं रखी थी, मान लीजिए स्क्वायर की साइड बी है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, अगर साइड ए है तो डायगोनल होता है √2a। आपने कहा ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए जो इसका डायगोनल है, जो इसका डायगोनल है ना वर्ग का, वही बेसिकली सर्कल का डायमीटर भी है, सर्कल का डायमीटर भी है। तो अगर सर्कल का डायमीटर है तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की आधी, यानी √2b/2, यानी आ जाएगा b/√2। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस सर्कल की रेडियस r है और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग की भुजा b है, तो सर्कल की रेडियस b/√2। हमने कहा जी यहाँ तक की बात समझ में आती है, ओके पॉइंट। अब आइए आगे, अब कह रहा है जी इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन भी बना हुआ है, इसी के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन भी बना हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक रेगुलर हेक्सागन बना है,
ये रेगुलर हेक्सागन है। इसी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक रेगुलर हेक्सागन बना। रेगुलर हेक्सागन की भुजा की जो लंबाई है वो मैं ए मान लेता हूं। अगर इस सर्कल के अंदर हमने एक रेगुलर हेक्सागन बनाई और अगर हेक्सागन की साइड ए है तो इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है तो इसके सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है वो वही रहती है जो हेक्सागन की भुजा की लंबाई होती है, जो हेक्सागन की भुजा की लंबाई होती है। आपने कहा क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही जगह पे रेडियस तो सेम है, तो इसका मतलब ए और बी अपॉन रूट टू भी दोनों जगह सेम है। अगर ऐसा होगा तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आएगा वो वन बाई रूट टू है। ए इस टू बी का जो रेशियो है वन बाई रूट टू आएगा। यानी अगर हेक्सागन की साइड की लेंथ एक होगी तो वर्ग की भुजा की लंबाई रूट टू। और हमसे यही पूछा है वर्ग की भुजा और षटभुज के चित्र, अच्छा वर्ग और षटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए भुजाओं का अनुपात आ गया तो एरिया का रेशियो तो निकाल देंगे भाई। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड का वर्ग, तो रूट दो का वर्ग दो, ये तो हो गया स्क्वायर का। और हेक्सागन का एरिया क्या होगा? तीन रूट तीन बटे दो ए स्क्वायर, ए यानी साइड वन है तो वन। अब मेरे बच्चों रेशियो लेना है तो दो से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों चार, और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों तीन रूट तीन। चार अनुपात तीन रूट तीन मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ऑप्शन डी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। इसी सवाल पे एक चीज और पूछी जाती है, मैं उसको भी यहीं क्लियर कर देता हूं कि इसी सवाल में आपसे पूछ लिया जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्क इसका हेक्सागन दोनों की साइडों की लेंथ का रेशियो बताइए। जैसे यहां पे मैंने स्क्वायर का पूछा हुआ है ऐसे ही आपसे इक्विलेटरल का भी पूछ लेता है। तो देखिए भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इसके अंदर कोई बन रही होगी तो कैसे बनेगी, उस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल में ये कह दे कि भाई स्क्वायर भी इसी सर्कल के अंदर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ना, स्क्वायर नहीं, अगर आपको स्क्वायर हटा दे और ये कहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और हेक्सागन दोनों ही बेस्ड हैं एक सर्कल पे, तो दोनों की साइड का रेशियो पूछ लेगा आपसे क्या होगा। तो आपसे रेशियो पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो फिर क्या जवाब देंगे? तो आपने यही जवाब देना है कि भाई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बी है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बी है तो बाहर जो इसके सर्कल बना उस सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी, यानी कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर सर्कम सर्कल की रेडियस होती है ए बाई रूट थ्री, यानी साइड अपॉन रूट थ्री। और अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का नाम बी रखा है तो उसकी रेडियस हो जाएगी बी बाई रूट थ्री। और अगर मैं आपको कहूं कि यार हेक्सागन की साइड ए है तो इसके सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी हेक्सागन का, तो हेक्सागन के सर्कम सर्कल की रेडियस हो जाएगी सर ए, जो हेक्सागन की साइड है। और दोनों ही सर्कम सर्कल की रेडियस है तो इक्वल आ जाएगा, तो बी बाई रूट थ्री इक्वल्स टू ए। तो यहां से बी बाई ए का रेशियो आएगा रूट तीन एक। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मेरे प्यारे जो रूट तीन होगी तो हेक्सागन की साइड होगी एक। दोनों बातें समझना। अब मैं पूरी कहानी यहां पे समझाता हूं, यही तीन चीजें आपको देके पूछेगा, यही तीन चीजें आपको देके मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा। क्या? अगर किसी सर्कल के ऊपर ही हेक्सागन लाइन कर रही है, उसी सर्कल पे अगर वर्ग लाई कर रहा है, स्क्वायर लाई कर रहा है और उसी हेक्सागन पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई कर रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों हेक्सागन की साइड की लेंथ अगर एक होगी तो मेरे बच्चे स्क्वायर की साइड की लेंथ रूट टू होगी, और मेरे प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ रूट तीन होगी। तीनों रिलेशन को बहुत खूबसूरती से ध्यान रखना, पता नहीं कब एकदम से नया सवाल बना के आपके सामने पेश करते हैं। देखिए बाबू, और जो सवाल 18वां नंबर है उसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसका पूछा हुआ है सेम वही क्वेश्चन नंबर 23 में भी पूछा हुआ है। तो सेम ही सवाल है यहाँ, इकट्ठा ही समझ लीजिए। कह रहा दिए गए वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज और एक समषष्ठभुज है, यदि उनकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात, तो मेरे पहले बच्चों बताया था कि अगर हेक्सागन की साइड एक होगी तो इसकी साइड होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की रूट तीन और स्क्वायर की साइड होगी दो। ए और बी है तो निम्नलिखित में क्या वो सिमिलर समबाहु त्रिभुज की भुजा को नाम ए दिया हुआ है तो ए की वैल्यू रूट तीन है और हेक्सागन की साइड को नाम बी दिया गया। तो कहते हैं इनमें से कौन सा रिलेशन सेट होगा, तो कहता है ए स्क्वायर रूट तीन का वर्ग, ये तो सेट होगा नहीं। बी की वैल्यू रूट तीन, ये भी नहीं होने का सेट। यहाँ ये मेरे बच्चे बी की वैल्यू है एक, ये भी सेट नहीं होगा, ये सेट हो जाएगा। ए की वैल्यू रूट तीन का वर्ग तीन और बी की वैल्यू एक, एक और एक गुना तीन तीन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट शो करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हूबहू वही सवाल है जो मैं कह रहा था कि पेपर में कभी भी आ सकता है, ये आया हुआ। अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। कहानी को समझिए। कह रहा है 300 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज को उसके तीन शीर्षों से काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया। यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सवाल में कह रहा है जी इसे काटा गया, और कैसे काटा गया? इसके शीर्षों से काटा गया, ऐसे शीर्षों से काटा गया।
और बाकी हिस्से को हटा दिया गया। कह रहा है 300 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज, यानी जो समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी भुजा की जो लंबाई ना भुजा उसका जो एरिया है वो 300 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला। कहता है इसे काट के एक समबाहु त्रिभुज बना, मतलब उसके तीनों शीर्षों से काटकर एक समचतुर्भुज बनाया गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये बताना है। आइए बाबू, ध्यान दे रहे हैं, येलो कलर वाला जो अलग से दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपकी क्या, ये मेरे प्यारे बच्चों एक रेगुलर हेक्सागन बन रही है, इसके सिरों को काट दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। आप ये बात जानते हैं कि हेक्सागन की सारी साइडें बराबर होंगी, तो ये साइड ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए। और मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात जानते हैं कि हेक्सागन तभी बनेगी जब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों आपस में बराबर हो, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों आपस में बराबर हो, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों आपस में बराबर। आप कहें हाँ, और अगर ऐसा है मेरे लाला तो एक बात बताना, ये एंगल 60 डिग्री, आपने कहा जी बिल्कुल है 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला कौन 60 डिग्री और ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये 60-60 ही आएंगे और ये 60-60 आएंगे, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। ऐसे ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। अब आप शायद ये बात पता नहीं अच्छे से जानते नहीं जानते, समझते नहीं समझते हैं कि यहां से सेंटर से इनको मिलाएंगे तो ये भी इक्विलेटरल ही बनी। कैलकुलेट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको फिगर काउंटिंग से सिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6, हमें चाहिए इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया। ट्रायंगल में कितनी ट्रायंगल बन रही है, तो 7 8 और 9। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि इस त्रिभुज के अंदर 9 बराबर त्रिभुजें बन रही हैं। कितनी त्रिभुजें बन रही हैं, 9 इक्वल एरिया की ट्रायंगलें बन रही है, 9 इक्वल एरिया की ट्रायंगलें बन रही हैं। और हमें जो चाहिए एरिया वो कितने का चाहिए सर, हमें चाहिए 6 त्रिभुजों का, इन 6 त्रिभुजों का एरिया चाहिए हमें, तभी तो सारी सेटिंग बैठेगी। आपने कहा जी ओके, अगर 6 त्रिभुजों का एरिया चाहिए तो 6, 3 दूनी 6, 3 9, तो मेरे प्यारे बच्चों 2/3 का 100 गुना परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 66.23, नहीं 66 सही, 2/3 66.66%। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि ऐसा अगर काटें तो जो बनी फिगर उसका एरिया कितना परसेंटेज होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 66.6666% होगा। आइए मेरे भाई ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है ABCD is a regular hexagon, M and N are the midpoints in the figure. If the area of the hexagon is 120 unit, then what is the area of the product of the length of AD and MN? AD और MN जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है इनका प्रोडक्ट क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, पूरी हेक्सागन का एरिया दे रखा है 120 यूनिट, अगर मैं हेक्सागन की साइड की लेंथ A यूनिट मान लूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं हेक्सागन की साइड की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों क्या मान लूँ A यूनिट, तो ये बताइए हेक्सागन का एरिया क्या रहता है, तो आप कहेंगे 3√3/2 A स्क्वायर, और ये सवाल में दे रखा है 120 यूनिट। पहले इतनी बात समझे। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे आप ये बात भी जानते हैं कि इस वाले वर्टेक्स से जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा इसकी लेंथ कितनी होती है, तो आप कहेंगे √3 है। और मेरे प्यारे बच्चों इसको मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाती है। हाँ जी, तो रेक्टेंगल की ये साइड की लेंथ कितनी होती है, √3 है। दूसरा जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है, 2a। आपने कहा जी ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसकी लेंथ हुई 2a, यानी मेरे बच्चों AD की लेंथ हो गई 2a। और अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आप ये बात समझेंगे कि सर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये जो लेंथ है ये होती है √3a। ये रेक्टेंगल बन गई पूरी ये वाली, और अगर ये रेक्टेंगल बन गई तो ये वाली लेंथ भी रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर ही होगी √3, तो ये लेंथ आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों √3 है। अब मेरे बच्चों हमें कैलकुलेट, अच्छा हमें AD और MN की लंबाइयों का गुणनफल निकालना, माफ करिए, हमें निकालना इनका प्रोडक्ट 2a इंटू √3a का, हमें प्रोडक्ट निकालना। आओ तो भैया फिर लगाएं दिमाग कि प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं हम। तो मेरे बच्चे एक बात आओ, अगर हम इन्हें गुना करेंगे तो आएगा 2√3 A स्क्वायर, यानी हमें वैल्यू चाहिए इसकी, और हमें वैल्यू दे किसकी रखी है, इस वाले हिस्से की, तो हमें चाहिए ऊपर 2√3 A स्क्वायर। तो हम करते क्या है कि भैया √3 A स्क्वायर यहीं रखते हैं, 3 से काटेंगे तो आया 40, 40 को 2 से गुना किया 80। आपने कहा जी ठीक है भाई, √3 A स्क्वायर यहीं रखा, 3 से काटा 40 आया, 40 दूनी 80। अब मेरे बच्चों √3 A स्क्वायर की वैल्यू 80 है, यहाँ रख देते हैं 2, और √3 A स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों ये कितनी है 80, तो 80 दूनी 160। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 160। हाँ है ना, जो मेरा सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 160। ऐसी छोटी छोटी चीजें लगातार पूछी जा रही। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपको करा चुका हूं मैं, अब हम आते हैं ऑक्टागन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे। ऑक्टागन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑक्टागन पे कैसे कैसे सवाल पूछता है और फिर किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कैसे सवाल पूछता है, वो सारी बातें बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज तो ये कि किसी भी ऑक्टागन का हर एक इंटरनल एंगल जो होगा 135 डिग्री होगा, फार्मूला हम लगा के इसको सोल्व कर लेंगे, पहली चीज। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना रहा हूं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है।
इसमें कितनी भी साइड है, मुझे नहीं पता कितनी साइड है, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बहुत ज़्यादा साइड है इसके अंदर, और आपको साइडों का एग्जैक्ट पता नहीं है कि साइडें हैं कितनी इसमें। आइए, मान लीजिए मेरे बच्चे इसमें एन साइड है, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लीजिए कि इसके अंदर एन साइड है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें एन साइडें हैं, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसके लिए जरूरी है कि सारी साइडें इक्वल हों। बिल्कुल ठीक है। और सेंटर पे से हर एक वर्टेक्स को मिलाओगे तो लेंथ इक्वल आनी चाहिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है, कोई भी ऐसी पॉलीगन है जिसमें बहुत सारी साइड है, लेट्स से एन साइड है इसमें, या मैं आपको कहूं कि यार हम ऑक्टागन बना देते हैं, 8 साइड है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें उस पर चर्चा करते हैं। इसे समझिए, थोड़ा रूपरेखा पे ध्यान कम दीजिएगा, जैसा बना बना डाला। आइए भैया, तो मैंने आपको ये कहा कि भाई कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसकी पहली विशेषता ये है कि सेंटर से हर एक वर्टेक्स की जो लेंथ है ये इक्वल रहती है, और अगर ये लेंथ आपस में इक्वल होगी तो इसी इक्वल लेंथ को हम सर्कम रेडियस कहते हैं। इसी इक्वल लेंथ को हम सर्कम रेडियस कहते हैं, क्योंकि जो सर्कल बनता है वो यहीं से बनता है, इसके बाहर वाला जो सर्कल बनेगा। समझ रहे, ठीक से बनाएंगे। आपने कहा जी ठीक है, यानी इसके सेंटर से जब हम मिलाएंगे तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये सारी वर्टेक्स से लेंथ है इसकी बराबर होगी। ये लेंथ जितनी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, उतनी लेंथ इसकी होगी, उतनी लेंथ इसकी होगी। सेंटर से हर एक वर्टेक्स की लेंथ बराबर होगी, यानी ये सेंटर जहां पे भी होगा इससे हर एक वर्टेक्स की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगी। आपने कहा जी मान लीजिए बात कि इससे सेंटर से हर एक वर्टेक्स की लेंथ बराबर होगी, और इस बराबर लेंथ को ही हम सर्कम रेडियस कहते हैं, और इसे रेडियस मानते हुए इसके बाहर हम एक सर्कल खींचते हैं जिसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये कि हेक्सागन की सारी मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसकी सारी साइडें बराबर होंगी। इसके अंदर हम मान लेते हैं एन भुजाएं, नंबर ऑफ साइड जो है वो एन है। नंबर ऑफ साइड जो हम मान रहे हैं इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों वो एन मान रहे हैं कि भाई एन भुजाएं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यार सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना है, तो आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश करेंगे कि सर ये सारी ही ट्रायंगलों में ये साइडें सबकी बराबर है, अगर ये फेसेस सब में बराबर हैं तो सेंटर पे बने हुए एंगल भी सबके बराबर होंगे। आपने कहा ये बात भी सही है, सेंटर पे बने हुए एंगल भी सबके बराबर होंगे। अगर सेंटर पे बने हुए एंगल भी सबके बराबर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी त्रिभुजें बनेंगी, जितनी साइडें हैं उतनी त्रिभुजें बनेंगी। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल 360 डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री को कितने बराबर टुकड़ों में बांट रहे हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 360 डिग्री बटे एन, यानी 360 डिग्री बटे एन। तो ये वाला जो एंगल निकल के आया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो एंगल निकल के आया, अगर इस वाले एंगल का मैं नाम थीटा ले लूं तो बेसिकली थीटा की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 360 डिग्री बटे एन, 360 डिग्री बटे एन। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं इसके अंदर सर्कल खींचूं तो जो अंदर सर्कल जाएगा वो क्या करेगा, इन साइडों से टच होता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा, ये कहलाता है इन सर्कल मेरे प्यारे बच्चों। तो जहां ये टच हो रहा है वहां से इसको मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, टेंजेंट। बिल्कुल बनाएगा जी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं सर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात मुझे और भी समझाना, और वो ये कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई यहां से अगर मैं सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड डाल दूं, यहां से अल्टीट्यूड डाल दूं तो 90 डिग्री जो बनाएगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसके कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटता है। बिल्कुल ठीक। और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। पूरा कोण थीटा है मेरे भाई, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा बाई 2, और ये हो जाएगी स्मॉल रेडियस। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों ए बाई 2, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। आपने कहा ये बात भी सही है। तो मेरे बाबू ये जो ट्रायंगल है आपकी, ये वाले ट्रायंगल, इसको उठा के मैं अलग से ले ले रहा हूँ। ये आर है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है, ये ए बाई 2 है, ये वाला एंगल थीटा बाई 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे बताना आर अपॉन ए बाई 2 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये एंगल है, इसके साथ वाला हुआ बेस और ये वाला हुआ आपका क्या, परपेंडिकुलर। इस एंगल के साथ वाला हुआ बेस, ये वाला हुआ परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, कोट। तो क्या है, कोट थीटा, और एंगल क्या है, थीटा बाई 2। तो आर की जो वैल्यू आई, यानी इन सर्कल रेडियस का जो फार्मूला बना वो आया ए बाई 2 इंटू कोट थीटा बाई 2। ये मेरे बच्चे फार्मूला है आपका, जानते हैं किस चीज का, ये फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों किसी भी रेगुलर, किसी भी ऑक्टागन में, किसी भी ऑक्टागन में ना, अरे माफ करना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में इन सर्कल की रेडियस निकालने का सूत्र होगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर थीटा की वैल्यू 360 बटे एन है तो थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 से इसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो आएगा 180 डिग्री बटे एन। तो यहाँ थीटा बाई 2 की जगह मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री बटे एन, यानी जितनी साइडें होंगी उसका नाम मैंने एन रखा है। तो ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन में इन सर्कल की रेडियस हुई। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे सर्कम सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगी, मुझे सर्कम सर्कल की रेडियस बताइए बाबू क्या होगी।
आइए, तो सर्कम सर्कल की रेडियस ये है सर, तो कैपिटल आर अपॉन ए बाई टू करें तो, कैपिटल आर अपॉन ए बाई टू करें तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहता है सर क्या, कोसिकेंट। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंट। थीटा बाई टू एंगल है, थीटा बाई टू, तो आर यहीं रखेंगे। अब ए बाई टू यहां आएगा, कोसिकेंट, और थीटा बाई टू की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री है। हाँ है ना, तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों सर्कम सर्कल की रेडियस। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों सर्कम सर्कल की रेडियस, यानी जो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जिसमें n साइडें हैं उसके सर्कम सर्कल की रेडियस का ये सूत्र हो गया। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भाई इस रेगुलर किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया बताइए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आप क्या करिए कि आप यहां से इस बात को समझिए कि ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में आपके पास हाइट आ गई स्मॉल आर है और बेस आ गया ए, तो इस ट्रेंगल का एरिया निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या होगा, हाफ इंटू बेस हो गया ए और हाइट हो गई आर, और आर की वैल्यू क्या है, ये वाली ए बाई टू कोट 180 डिग्री बटे, बिल्कुल। और कितनी त्रिभुजें बनेंगी, जैसे एक है तो जितनी साइड होंगी उतनी त्रिभुजें बनेंगी, तो इंटू कर देंगे मेरे बच्चे एन। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया जो निकल के आएगा वो एन ए स्क्र बटे 4 कोट 180 डिग्री बटे एन। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फार्मूला होगा, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फार्मूला होगा एन ए स्क्र बटे 4 इंटू कोट 180 डिग्री बटे एन। पहले इतनी बात समझो फिर आगे। ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो मैंने आपको लिखवाए किसी भी रेगुलर पॉलीगन के, जिस पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। देखिए ऑक्टागन वगैरह पे अभी तक एक भी सवाल पेपर में ऐसा पूछा नहीं है कि कुछ तुर्रम खाई चीज़ आ जाए, और मैं उधर ले जाना भी नहीं चाह रहा कि बहुत फालतू की चीज़ें पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। तो अब जब भी हमें ऐसा कोई सवाल आएगा तो एक एक फंडा और आपको ध्यान रखना है, वो ये एक सवाल आपसे जरूर पूछ सकता है, कभी पूछेगा तो ये कह देगा ये कोई वर्ग है, इस वर्ग के कोनों को काटा गया, इस वर्ग के कोनों को काटा गया, किसी वर्ग के कोनों को काटा गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपसे एक सवाल कहेगा कि कोई वर्ग है और अगर वर्ग के सभी कोनों को काटा गया, चारों कोनों को काटा गया और काटने के बाद एक फिगर बनी, जो फिगर बनी वो एक रेगुलर ऑक्टागन बनी, तो यहां पे आपसे एक सवाल पूछ लेता है कई बार कि रेगुलर ऑक्टागन और स्क्वायर की साइड के बीच में रिलेशन बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना, ये बहुत अच्छी चीज है क्या, कि जो कोने काटे जाएंगे ना, तो जितना कोना यहां से काटा जाएगा उतना ही कोना यहां से काटा जाएगा। इस बात को ध्यान देना, अगर ये लेंथ x है तो ये वाली लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों x ही होगी। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की, तो आप कहेंगे सर ये √2x होगी, बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं स्क्वायर की साइड को ए मान लूं ना, इसकी ऑक्टागन की साइड को ए मान लूं, तो ए बराबर √2x हो गई, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ए बराबर क्या हो गया साहब, √2x। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, a/√2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्टागन की साइड ए है ना, तो जो ये कोने काटे होंगे यहाँ सेंटर से, ये कितनी दूरी पे काटे होंगे, a/√2 पे ये काटा होगा, और a/√2 ही लेंथ ये वाली। आपने कहा जी ठीक है, हम समझ में आ गई बात, और ये जो लेंथ निकल के आएगी ये आएगी। ऐसे ये a/√2 है, ये a/√2 और ये a। आपने कहा सर समझ में आ गया, ये ऑक्टागन हो गया। अब आपको दो रिलेशन समझने, पहला रिलेशन तो ये कि अगर स्क्वायर की साइड s है, स्क्वायर की साइड s है, तो बेसिकली ऑक्टागन की साइड को अगर हमने a लिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टागन की साइड को हमने a लिया है, ये वाली लेंथ a/√2 है, ये वाली लेंथ a है, ये वाली लेंथ a/√2 है, तो ये पूरी किसके बराबर है मेरे बच्चे, स्क्वायर की साइड के। आपने कहा जी ठीक है, आओ तो कैलकुलेशन बैठाते हैं। तो भैया a/√2 प्लस a/√2 प्लस a/√2 प्लस a/√2 इक्वल टू स्क्वायर की साइड s है। अब मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा √2, यहाँ a और a दो, तो जोड़ोगे इन दोनों का तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा √2a जमा a बराबर है स्क्वायर की साइड। a यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2 + 1। तो ये तो एक पहला रिलेशन आया जिसे आपको ध्यान देना, ये तो मेरे प्यारे बच्चों पहला रिलेशन आया क्या, कि किसी ऑक्टागन की साइड को √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर की साइड निकल के आ जाएगी। किसी ऑक्टागन की साइड को √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो स्क्वायर की साइड निकल के आ जाएगी। एक तो संबंध है ये। या अगर ऑक्टागन की साइड निकालनी हो और स्क्वायर की साइड रखी हो तो बटे करेंगे √2+1, ये आंसर आ जाएगा। हर का प्रीमेकरण करेंगे तो √2 - 1 से ऊपर, √2 - 1 से नीचे, नीचे एक। तो कुल मिला के कहानी आएगी कि ए की जो वैल्यू है वो s इंटू √2 - 1। ये मेरे प्यारे बच्चों कहानी बनी। आपने कहा जी ये बात भी समझ में आ गई। किसी भाई को दिक्कत है दोनों कहानियों में? नहीं। यही चीज यहां लिखी है, यही चीज मैंने यहां लिखी है, पहले इतना समझो। एक चीज और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ, कि एरिया ऑफ ऑक्टागन जो होगा, एरिया ऑफ ऑक्टागन जो होगा, इसका फार्मूला इसी से बनेगा। वो रहेगा 2 इंटू में √2+1 इंटू ए²। ए माने ऑक्टागन की साइड की लेंथ है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला है जो ऑक्टागन के एरिया का, इसको ध्यान रखना बस। अब इसके बाद फिर और कुछ जरूरत नहीं है। आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्टागन से हमारे पेपर में सवाल पूछा नहीं जाता। बेसिक चीजें हमें पता है तो बस उतने से हमारा काम हो जाएगा। जैसे सवाल में कह रहा है कि भाई ऑक्टागन है, ऑक्टागन के एरिया क्या होता है? 2 इंटू में √2+1 इंटू साइड स्क्वायर। और ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 18 गुना में √2+1। √2+1 से मेरे प्यारे बच्चों √2+1 गया, 2 से काटा 9, तो a² बराबर 9, तो a की वैल्यू आएगी 3। यानी ऑक्टागन की जो साइड की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 3। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपका पॉलीगन यहाँ पे खत्म हुआ। बाकी कल मैं मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा इससे आगे की। तो थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।